तो इस जीओसी में पहला ही टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। इसमें जो हेडिंग है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अब इस हेडिंग से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि ये है क्या चीज। ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। अगर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो, इलेक्ट्रॉन का किसी भी मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन हो, लोकल मीन्स होता है स्थायी और डीलोकल मीन्स होता है अस्थायी। अस्थायी का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलता जाए। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 15 में ये बताया था कि विनाइल क्लोराइड को हम ऐसे ले रहे थे, इस पे लोन पेयर दिखा रहे थे, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, ये अभी लोकल है या नहीं ये नहीं कह सकते। देखिए जैसे मैं एलिल में बता रहा था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, इसमें ये स्थायी है, लोकलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल बॉन्ड बहुत दूर है। डबल सिंगल सिंगल तब लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन नहीं, अल्टरनेट पर नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है? लोकलाइज्ड है, स्थायी है इसी Cl एटम पर। लेकिन यहां पर देखिए ये क्या है? ये डीलोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है। देखिए Cl एटम पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया? वो इस कार्बन पे चला गया। क्यों? क्योंकि डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन था यहाँ पर, ठीक है। वही कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। अगर किसी केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो उससे क्या क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा? क्या? थोड़ा डीप में पढ़िएगा, मैं आपको बहुत डीप में पढ़ाऊंगा, आपको हर संभव प्रयास करूंगा समझाने का कि किस तरीके से आप समझ सकें। और जब तक आप जीओसी नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डर लगेगा, आप दूर भागने का प्रयास करेंगे। आप सोचेंगे कि किसी तरीके से हमको पास होने के लिए रट लें, 4 क्वेश्चन हमको पता चल जाए कि हमें क्या पढ़ना है, हम वही रट लें और उससे पास हो जाए। ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहां देखिए ये Cl एटम जो था, Cl पे जो लोन पेयर था वो लोकलाइज्ड था। लोकलाइज्ड का मतलब अस्थायी था। ये देखिए कहां चला गया? इसके पास चला गया, ये स्थायी नहीं है। और यहां पर देखिए ये स्थायी है, ये इधर नहीं जा सकता है, ठीक। तो ये लोकलाइज्ड है और ये क्या है? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है। तो इस लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन से, इस लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन से क्या क्या इफेक्ट होंगे और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, उसको हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन अगर होता है तो इलेक्ट्रॉन किस किस प्रकार से डीलोकलाइज हो सकता है, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या इफेक्ट इन द मॉलिक्यूल। देयर आर following type of electronic
डिस्प्लेसमेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को या इफेक्ट को। देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या इफेक्ट इन द मॉलिक्यूल। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉन के माइग्रेट होने से, इलेक्ट्रॉन के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने से कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? पहला इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे नंबर 1 इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इंडक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं प्रेरण प्रभाव। ठीक है, पहला प्रभाव क्या है? जो इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट से होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव, जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। दूसरा इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, बच्चे शोर कम करें थोड़ा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जिसको हम ई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आपने कहीं कहीं पर देखिए एरोमेटिक, जब मैंने बेंजीन रिंग पढ़ाई थी तो वहां पर जो मैकेनिज्म बताया था वहां पर लिखा था ब्रेकिंग ऑफ बेंजीन रिंग बाय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यहां बताएंगे कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। नंबर 3, तीसरा इफेक्ट होता है मीसोमेरिक इफेक्ट। इनकी बेटे हिंदी भी यही होती है, मीसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, और इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? एम से इंडिकेट करते हैं, मीसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अति संयुग्मन। अति संयुग्मन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन। संयुग्मन मीन्स कॉन्जुगेशन, हाइपर मीन्स अति, अति संयुग्मन। ठीक है, इसके बाद होता है रेजोनेंस। खूब पढ़ा होगा आपने, हम आपसे पूछेंगे जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट आर से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद आता है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी। ठीक है, अब चूंकि एरोमेटिसिटी जो है, एरोमेटिसिटी इसके कई पार्ट होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं। क्या होता है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक। ठीक है, समझ लो। यहां पर देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से कौन कौन से इफेक्ट होते हैं मॉलिक्यूल में, किन किन इफेक्ट से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव। ठीक, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव।
तीसरा होता मीसोमरिक इफेक्ट, इसकी हिंदी भी यही होती है, मीसोमरिक प्रभाव। चौथा होता हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन। नेक्स्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद। और नेक्स्ट होता है एरोमेटिसिटी, इसका भी हिंदी यही होता है, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के आधार पर मॉलिक्यूल 4 प्रकार के होते हैं। एक तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड होमो एरोमेटिक। ठीक है, अब आपको बारी बारी से एक एक करके आपको सबको पढ़ना है। पहले आपको इंडक्टिव पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ना है, मीसोमेरिक, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन रेजोनेंस, देन एरोमेटिसिटी। और एरोमेटिसिटी में ये सभी कंडीशंस आपको बताएंगे कि हम कैसे मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेंगे। कोई मॉलिक्यूल आपको दिया जाए और उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो एरोमेटिसिटी इसमें है या नहीं है, और एरोमेटिसिटी हमें क्या बताती है, इसमें कौन सा इफेक्ट, किसी दिए गए मॉलिक्यूल में कौन सा इफेक्ट लगेगा, इनमें से इतने सारे इफेक्ट दिए गए, इनमें से कौन सा इफेक्ट लगेगा और किसके कारण से उस मॉलिक्यूल में क्या प्रॉपर्टी जनरेट होगी। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स एक एक करके सभी प्रॉपर्टी को हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है बेटे, कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम अगर हिंदी में हमको पढ़ने को मिल जाए तो हम कुछ ज़्यादा समझ लेंगे। बेटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिंदी नहीं होती है, आप ध्यान रखिए। क्या आप रिएक्शन को हिंदी में लिख देंगे? ठीक है, आप कैसे हिंदी में रिएक्शन को लिख सकते हैं? कार्बन को हिंदी में लिख करके रिएक्शन लिखेंगे? कार्बन को क्या लिखेंगे? कार्बन को ऐसे कार्बन ही लिखेंगे। CH4 कहा जाए तो CH4 ऐसे ही लिखेंगे। और CH4 लिखने का कोई तरीका है आपके पास? अगर आपसे ये कहा जाए, आप मन में सोच रहे हो, जो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे हों वो अगर ये सोचें कि अगर हमको हिंदी में पढ़ने को मिले, तो आप बेटा आपकी गलत फहमी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन बेस्ड होती है, फैक्ट पे चलती है। और वहाँ पर आपको CH4 को अगर कोई तरीका लिखने का हो तो आप बता दीजिए, रिएक्शन बेस्ड रिएक्शन लिखा जाएगा। अगर CH4 कहीं लिखना है रिएक्शन में तो CH4 लिखने का कोई तरीका और बता सकते हो तो बताएं, तो हम आपको हिंदी में पढ़ा सकते हैं। इसलिए बेटे आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें हिंदी में पढ़ना है, और हिंदी में पढ़ के आप BSc कर लें। अगर आप BSc ठीक है पास हो जाएंगे, लेकिन आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, कुछ नहीं। केमिस्ट्री की कोई लैंग्वेज नहीं है, ये कोई लैंग्वेज पर्टिकुलर केमिस्ट्री है, इसमें इंग्लिश नहीं होती है, इसकी पर्टिकुलर ये लैंग्वेज है। ठीक है, आप टूटी फूटी भाषा में लिखिए। ठीक, भाषा का सेंस होना चाहिए, आप उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, आप सीखने का प्रयास करिए। पहले हम इंडक्टिव को लेके चलते हैं। ठीक है, ये सब किसका पार्ट है? ये सब GOC का पार्ट है। अभी इसके अलावा और इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो भी GOC है। ठीक है, 2 चैप्टर जो हैं वो GOC के अंतर्गत आते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। और जब तक ये नहीं आपको तैयार हो